राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। पृष्ठभूमि। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं के योगदान का वर्णन किए बिना अपूर्ण रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा सच्ची भावना एवं आदम्य साहस के साथ विभिन्न यातना एवं शोषण कठिनाइयों का सामना किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में धार्मिक एवं राजनीतिक जटिलता, प्रजासत्तात्मक समाज, प्राचीन विचारधारा एवं सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ, यातायात एवं संचार के सीमित साधनों, सीमित सामाजिक गतिविधियों, गतिशीलता एवं शिक्षा का निम्न स्तर होने के कारण महिलाओं की भूमिका अधिकतर असंगठित एवं क्षेत्रीय ही रही है। 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। 19वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर ब्रिटिश राज विरोधी आंदोलन चलाए गए, जैसे रानी चेन्नम्मा कित्तूर, रानी बेलू नाचियार शिवगंगा तमिलनाडु, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और बेगम हजरत महल लखनऊ आदि। इसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई, जिनकी सामाजिक एवं शैक्षणिक धार्मिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भी कुछ महिलाओं द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए, जैसे पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे आदि। उग्रवादी रूप। हिंसक रूप में रानी बेलू नाचियार, जो कि शिवगंगा तमिलनाडु की हैं, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। 1870 में प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी, जिन्हें आज भी तमिलनाडु में वीरमंगाई मतलब वीर स्त्री के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शक्ति को सफलतापूर्वक पराजित किया था। कौन है? रानी वेलु नाचियार है। कहाँ से आती हैं? शिवगंगा तमिलनाडु से आती हैं। भीमाबाई होलकर यशवंतराव होलकर की पुत्री हैं। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति में 2500 घुड़सवारों की सेना के साथ ब्रिटिश कर्नल मैल्कम की सेना को महिदपुर के युद्ध में 1817 में पराजित किया था। इस घटना ने आगे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रभावित किया था। कौन है? भीमाबाई होलकर यशवंतराव होलकर की पुत्री हैं। गोरिल्ला युद्ध पद्धति से कर्नल मैल्कम को हराया था 1817 में, और इनसे ही प्रेरणा ली थी रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल के द्वारा। कित्तूर कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा 1824 में ब्रिटिश राज द्वारा उत्तराधिकारी को अयोग्य घोषित कर देने पर एवं राज्य हड़पने के प्रयास के विरुद्ध स्थानीय सैनिकों की सहायता से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। रानी चेन्नम्मा ने कहाँ से किया था? कित्तूर कर्नाटक से किया था 1824 में। नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई एवं बेगम हजरत महल ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। समकालीन साहित्यों ने भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में महिलाओं के अमूल्य योगदान का वर्णन किया है। उदारवादी एवं सामाजिक धार्मिक सुधारों के रूप में महिलाओं की भूमिका। 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन से प्रभावित था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों द्वारा महिलाओं की स्थिति में उत्थान करने का प्रयास कर महिलाओं से संबंधित धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का विशेष प्रयास किया गया। महिलाओं में शिक्षा का प्रयास किया गया और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार कर उन्हें के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आधुनिक एवं पश्चिमी विचारों पर आधारित शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने का प्रयास किया। केवल महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। यह पूना के प्रथम महिला स्कूल की प्रथम शिक्षिका थीं। विधवा पुनर्विवाह को सहयोग एवं विधवाओं की स्थिति में उत्थान के लिए ज्योतिबा फूले के साथ उन्हें विधवा आश्रम भी खोला था। मतलब उन्होंने विधवा आश्रम भी खोले, स्कूल भी खोले बच्चों की पढ़ाई के लिए और मुख्यतः महिलाओं की पढ़ाई के लिए। यह पूना की प्रथम महिला स्कूल की प्रथम शिक्षिका थी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट आते हैं हमारे रमाबाई। इन्हें संस्कृत ज्ञाता होने के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा पंडिता एवं सरस्वती की उपाधि दी गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकार एवं स्वतंत्रता, समानता एवं शिक्षा के प्रसार हेतु आजीवन कार्यरत रही हैं। रमाबाई कांग्रेस अधिवेशन के 1989 में शामिल होने वाली 10 महिलाओं में से एक थीं। तो 1989 नहीं होगा बल्कि 1989 होगा। ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली महिलाओं में से एक थी। कौन थी? रमाबाई थी। 10 महिलाएं शामिल थीं उसमें और उसमें एक थी रमाबाई।
इन्हें समाज सेवा हेतु 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद से भी सम्मानित किया गया था। मतलब गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी जो कि उन्होंने त्याग दी थी। रमाबाई को 1919 में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी, इनके समाज सुधार के कारण। ताराबाई शिंदे ज्योतिबा फूले की सहयोगी रही हैं, एक नारीवादी कार्यकर्ता थीं। इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया है। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना 1882 नामक एक लेख में समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार धर्मशास्त्रों को चुनौती दी थी। इन्हें भारत में संभवतः प्रथम नारीवादी लेख माना जाता है। कब लिखा था? 1882 में लिखा था। क्या नाम था इसका? स्त्री पुरुष तुलना। किनके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। ये पहला नारीवाद लेख माना जाता है। स्वर्ण कुमारी घोषाल महिला उपन्यासकार हैं। यह कादम्बिनी गांगुली महिला चिकित्सक ने कांग्रेस अधिवेशन 1889 में भाग लिया था। इसमें रमाबाई भी शामिल थी, है ना। इसमें स्वर्ण कुमारी घोषाल जो कि एक महिला उपन्यासकारक हैं, और दूसरी आती है कादम्बिनी गांगुली जो कि महिला चिकित्सक थी। इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 1889 के कांग्रेस अधिवेशन में। 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना संचार एवं यातायात, रेलवे, टेलीग्राफ, सड़क के उन्नयन से बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां, महिलाओं से संबंधित अपनाए गए प्रशासनिक उपाय एवं महिलाओं में शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार के कारण महिला स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका एवं स्वरूप दोनों में परिवर्तन के लक्ष्य दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं की भूमिका का स्वरूप क्या था? 19वीं शताब्दी में जो प्रारंभिक दशक था उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता आंदोलन में? तो कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रारंभिक काल में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः सांकेतिक रूप से ही रही थी, जैसे प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेती थी। प्रारंभिक काल में महिलाओं को कांग्रेस में कोई भी निर्णायक पद नहीं दिया गया था, परंतु महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने में स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, पश्चिमी देशों में नागरिकवादी आंदोलन एवं साम्यवादी विचारधारा का प्रसार एवं प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाओं ने उत्प्रेरक का कार्य किया था। मतलब पहले महिलाएं निर्णायक नहीं थी, ऐसा कोई पद नहीं था उनके लिए, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया और पूरे विश्व की जो घटनाएं थी वो उनको प्रभावित करती गई। जैसे स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया, होम रूल लीग, पश्चिमी देशों के नागरिकवादी आंदोलन, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं के कारण यह उत्प्रेरक का कार्य किया महिलाओं की भागीदारी के लिए। बंगाल विभाजन के समय महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं के किराए का बहिष्कार एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना देने का विरोध किया था। नानीवाला देवी ने युगांतर पार्टी में शामिल होकर जेल में क्रांतिकारियों की पत्नी बन पत्र पहुंचाया था। क्रांतिकारियों को अपने घर में संरक्षण देने जैसा कार्य भी किया था, किन्हें? नानीवाला देवी के द्वारा किया गया था। किसमें? युगांतर पार्टी की सदस्य थी हैं। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर आई एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इनके द्वारा पूरे भारत का भ्रमण किया गया। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता के साथ अन्य स्कूलें भी खोली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल लीग की स्थापना कर भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। कब की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी और भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ये आयरिश महिला थी। इसी कारण इन्हें कांग्रेस अधिवेशन 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष भी चुना गया था। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुंबई में प्लेग 1896 फैलने पर ग्रांट मेडिकल कॉलेज की टीम के साथ संक्रमित लोगों को बचाने में सक्रिय रूप से प्रयास किया था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया और अमेरिकी, यूरोप सहित कई देशों का भ्रमण कर लोगों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया था। भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था और ये पहली बार फहराया गया था। सरला देवी चौधरानी 1910 में प्रथम महिला संगठन
भारतीय स्त्री महामंडल इलाहाबाद का गठन किया था इन्होंने। इनकी शाखाएं पूरे भारत में खोली। संगठन का मुख्य ध्येय पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। कौन है ये? सरला देवी चौधरायन है। इन्होंने 1910 में प्रथम महिला संगठन बनाया था जिसका नाम था भारत स्त्री महामंडल। इलाहाबाद में खुला था। इसकी अलग अलग शाखाएं खोली गई थी पूरे भारत में और उद्देश्य क्या था? महिलाओं की स्थिति को सुधार करना। फिर आते हैं गांधीवादी चरण में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में गांधी जी द्वारा शामिल किए गए अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे तत्वों ने उत्पीड़क का कार्य किया। गांधी जी ने हिंदू धर्म शास्त्रों एवं देवियों जैसे दुर्गा, सावित्री, सीता, दमयंती का उदाहरण देकर आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इस काल में महिलाओं ने पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादाओं को बचाते हुए बड़े स्तर पर भागीदारी की, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। असहयोग आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। 1921 में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल को महिला सप्ताह घोषित कर दिया गया था। कब किया गया है? 1921 में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल को महिला सप्ताह घोषित किया गया था। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन करके स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। किसने किया है? सरोजिनी नायडू ने किया है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया गया। स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। चित्तरंजन दास की बहन उर्मिला देवी एवं पत्नी बसंती देवी द्वारा विदेशी वस्तुओं की दुकानें तथा आंदोलन के समर्थन में धरने देने का नेतृत्व किया गया था। इनके द्वारा चित्तरंजन दास की बहन उर्मिला देवी एवं उनकी पत्नी बसंती देवी ने भी विदेशी वस्तुएं हैं उनकी दुकानों के सामने धरना देने का नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महिला भागीदारी तुलनात्मक रूप से और अधिक बढ़ी। इस आंदोलन 1930 से 1932 के समय में पूरे देश में महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया था। मद्रास में नमक कानून का उल्लंघन करते हुए रुक्मिणी लक्ष्मीपति ने गिरफ्तारी दी थी। कब दिया था भैया? मद्रास में नमक कानून का उल्लंघन करते हुए जो रुक्मिणी देवी हैं लक्ष्मीपति, इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। सरोजिनी नायडू ने धरसना गुजरात में नमक सत्याग्रह के समय नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। स्वरूप रानी एवं कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने घर घर जाकर महिलाओं से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया था। इसका असर गांधीवादी सभा में एकत्रित चंदे में महिलाओं के अधिक अंश से प्रदर्शित होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली द्वारा आंदोलन का संचालन किया गया था। अब आते हैं क्रांतिकारी उग्रवाद में महिलाओं की भूमिका। इस काल में गांधीवादी अहिंसक आंदोलन के अतिरिक्त मुख्य धारा से अलग क्रांतिकारी आंदोलन में भी इस महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई थी। चटगांव सत्याग्रह छापे में सूरसेन के आंदोलन में प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त आदि नामक महिलाएं सक्रिय प्रतिभागी थी। शांति एवं सुनीति चौधरी द्वारा कलकत्ता के मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी। देखो पहले आते हैं चटगांव सत्याग्रह पर छापा मारा था किन के द्वारा? तो सूरसेन के द्वारा। इनकी जो दल था पूरा, इसमें प्रीतिलता वाडेदार एवं कल्पना दत्त प्रमुख महिला भागीदार थी। फिर आते हैं सुनीता चौधरी। इनको जो कलेक्टर थे कलकत्ता के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी, शायद वो सम्मान देने आ रहे थे, तब इनके द्वारा शांति एवं सुनीता चौधरी के द्वारा उनको गोली मार दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता द्वारा भूमिगत रेडियो का संचालन करके विद्रोहियों की सहायता की गई थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में लक्ष्मीबाई नामक एक स्वतंत्र महिला दस्ते का गठन किया गया था। जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं, इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में एक लक्ष्मीबाई पूरी कैबिनेट बनाई गई थी, उसमें स्वतंत्र महिला दस्ते का गठन किया गया था। नागालैंड में रानी गौडिन्यू द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध में गौरिल्ला युद्ध पद्धति में छापामार युद्ध का संचालन किया गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में समय परिवर्तन के साथ साथ महिला भागीदारी में स्वरूप एवं संख्या में भी परिवर्तन होता रहा है। आंदोलन में गांधीवादी रणनीति अहिंसा सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक का कार्य किया। फिर भी महिला भागीदारी समाज के मध्यम एवं उच्च
शहरी वर्ग तक ही सीमित रही। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा इनमें अधिक प्रसार करने का प्रयास नहीं किया गया। आंदोलन के समय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा स्वयं महिला स्थिति में उत्थान का भी समुचित प्रयास नहीं किया गया था। महिलाओं से आंदोलन के समय भी महिला अधिकार विरोधी पुरानी सामाजिक मान्यताएं एवं प्रतिधर्म मानने की आशा की गई थी। उक्त बंधनों के बाद भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला भागीदारी सराहनीय योग्य रही है। इनके बिना स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन अपूर्ण रहेगा। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पृष्ठभूमि: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक प्रख्यात न्यायविद, समाज कार्यकर्ता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक एवं प्रमुख नेता रहे हैं। इन्होंने भारतीय संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने छुआछूत प्रथा, जाति प्रतिबंध, दलितों एवं अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया है। इनके अतुलनीय कार्य के लिए 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म रामजी, मालोजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की एवं उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनके किए गए कार्य: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में विदेश से डॉक्टरेट डिग्री धारण करने वाले प्रथम भारतीय थे। साथ ही वे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अर्थशास्त्र में 2 बार डॉक्टरेट डिग्री धारण करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। मतलब अर्थशास्त्र में इनको डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की थी विदेश से और पहले भारतीय थे, और दक्षिण एशिया में भी इनको 2 बार अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री धारण की थी। इसमें भी ये पहले व्यक्ति बने थे। 1921 तक डॉक्टर अंबेडकर को एक सफल अर्थशास्त्री के रूप से ही जाना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किए गए अधिकतर शोध आर्थिक क्षेत्र में ही थे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं: ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त नामक शोध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से विशेष रूप से कपास, रेशम, नील, चाय, नमक, अफीम पर एकाधिकार कर वैश्विक व्यापार में लगभग आधे हिस्से पर अधिकार कर लिया है। तो ये क्या था? पहला तो शोध था जो कि नाम से था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त। फिर आते हैं रुपए की समस्या। इसकी उत्पत्ति एवं समाधान में रुपया, पौंड स्टर्लिंग के मध्य विनिमय असंतुलन एवं इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में इन्होंने बताया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उद्भव नामक शोधपत्र में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के केंद्रीय वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण होने तक का क्रमानुसार अध्ययन किया है। हिल्टन यंग कमीशन भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार को संस्तुति देने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं को समझने के लिए एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ही विचार विमर्श किया था। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से ही भारतीय वित्त आयोग की स्थापना की गई। इन्होंने ही कम आय वाले लोगों पर आयकर लगाने का विरोध किया था। 1951 में जो भारतीय वित्त आयोग बना है, इसके किनके प्रयासों से बना था? भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से बना था। और इन्हीं ने कहा था कि जिनकी आय कम है उन पर आयकर नहीं लगाया जाए। इसका विरोध किया था इन्होंने कि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए बाजार आधारित जो मुक्त
अर्थव्यवस्था है उस पर बल दिया था, जिसे वर्तमान में पूरे विश्व द्वारा लागू किया जा रहा है। इन्होंने आर्थिक विकास के लिए, महिलाओं के समान अधिकारों पर बल देने के लिए, लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा 1942 से 1946 के मध्य वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य थे। इनकी ही अनुशंसा पर श्रमिकों को कार्यावधि प्रतिदिन 12 घंटे में कम से कम 8 घंटे कर दी गई थी। कम करके 12 घंटे से कार्य अवधि कितनी कर दी गई थी? 8 घंटे कर दी गई थी। किनके कार्य से? इनके जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके प्रयासों से ही। फिर आते हैं समाज सुधार के क्षेत्र में। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा 20 पेज की है। इसमें स्वयं के साथ छुआछूत संबंधी घटनाओं के बारे में लिखा है, जो कि आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साउथ बोरो कमेटी, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है, इसके समक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित एवं पिछड़ा वर्गों के उत्थान हेतु राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं शैक्षणिक तथा सरकार के अधीन उच्च सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरक्षण की मांग की थी। किसमें की गई थी? साउथ बोरो कमेटी। किससे संबंधित थी? भारत शासन अधिनियम 1919 थी। इन्होंने क्या कहा था अंबेडकर जी ने? जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग है, उनको राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं शैक्षणिक सरकार के अधीन उच्च सेवाओं के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के आरक्षण की मांग की थी। इन्होंने दलित वर्गों में शिक्षा के प्रसार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। किसके लिए? दलित वर्ग हैं, उनकी शिक्षा के प्रसार के लिए, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। दलित शोषण का विरोध एवं आंदोलन निरंतरता बनाए रखने के लिए मूक नायक बहिष्कृत भारत मराठी में एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। इनके द्वारा मूक नायक एवं बहिष्कृत भारत मराठी में एक पत्र का प्रकाशन किया गया था। हितकारिणी सभा भी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी इनके द्वारा ही गठित की गई थी। 1927 में महाड़, रायगढ़, महाराष्ट्र में सार्वजनिक तालाब के पानी का प्रयोग करके डॉक्टर अंबेडकर जी ने छुआछूत के विरुद्ध सक्रिय रूप से अभियान प्रारंभ किया था। 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के साथ सामूहिक रूप से मनुस्मृति जलाकर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। तो कब मनाया था? 1927 में महाड़, रायगढ़ राज्य, महाराष्ट्र में इन्हों के द्वारा सार्वजनिक तालाब का पानी प्रयोग किया गया और इनके द्वारा 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने मनुस्मृति जलाकर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। इन्होंने जाति व्यवस्था एवं हिंदू रूढ़िवादिताओं की कड़ी आलोचना करते हुए 1936 में जाति का विनाश नामक पुस्तक प्रकाशन करके समस्त बुराइयों की जड़ कठोर जाति व्यवस्था को माना था। तो इन्होंने रूढ़िवादी का विरोध करते हुए 1936 में जाति का विनाश नामक एक बुक निकाली, जिसमें सभी बुराइयों की जड़ किसको बताया था? जाति व्यवस्था को बताया था। शूद्र कौन थे? शूद्र कौन लोग कहलाते हैं, कहाँ से आए हैं, किन कारणों से वे दरिद्र स्थिति में पहुँचे आदि जैसे अनसुलझे प्रश्नों की तार्किक रूप से व्याख्या की थी। शूद्र कौन थे, किन की है? अंबेडकर जी के द्वारा इनका वर्णन किया गया है। 1930 में अंबेडकर द्वारा नासिक में काला राम मंदिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह भी चलाया था। नासिक में काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया था 1930 में। राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सक्रिय रूप से भारतीय राजनीतिक पटल पर अवतरण 1927 में मुंबई विधान परिषद में मनोनीत किए जाने से प्रारंभ होता है। 1932 में पुनः मनोनीत किए गए थे। इन्होंने लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश भारत के दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में सरकार द्वारा नामांकित किया गया था। इनके द्वारा अछूत पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही दलित एवं छुआछूतों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिससे सांप्रदायिक
पंचाट कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन एवं 1942 में अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। हालांकि 1946 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा था। ये दल अछूतों एवं दलितों जैसे पिछड़े समाज पर आधारित था। तो अंबेडकर जी के द्वारा 1930 में बनाई गई एक डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1942 में बनाई गई है अनुसूचित जाति संघ। और ये क्या करती थी, यह अछूतों और जो दलित हैं उनके जैसे जो पिछड़ी समाज है उनको उनके अधिकार दिलाती है, उनका प्रतिनिधित्व करती थी। इन्होंने विधानसभा के अंदर एवं बाहर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु 1936 में इंडियन लेबर पार्टी का गठन किया था। 1936 में इंडियन लेबर पार्टी का गठन किया था। इन्होंने वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने वायसराय की रक्षा सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में एवं वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री के साथ इन्होंने संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई थी। इन्होंने कश्मीर की विशेष स्थिति हेतु अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। भारतीय समाज में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का भी प्रयास किया था। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये क्या बने थे, न्याय कानून मंत्री बनाए गए थे और संविधान का मसौदा इन्होंने तैयार किया था। अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया था और समान नागरिक संहिता लागू करने का ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट आते हैं मल्हार आंदोलन। मल्हार दलित वर्ग से संबंधित एक अनुसूचित जाति है जिनका निवास मुख्यतः महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में ही केंद्रित है। मल्हार जाति को संगठित कर उनकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में सुधार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 1920 के दशक में अभियान चलाया गया। मल्हारों में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए राजनीतिक दल, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए स्कूल, छात्रावास स्थापित किए गए। सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए मंदिरों में प्रवेश आंदोलन, जो कि कालाराम मंदिर मुख्यतः है, सार्वजनिक स्थलों जैसे तालाब, महाड़ सत्याग्रह के प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया। 1930 के दशक तक संगठित महार आंदोलन ने बहुमुखी रूप अपना लिया था। आंदोलन के प्रभाव स्वरूप ही ब्रिटिश राज द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल कम्युनल अवार्ड की स्थापना की गई थी, व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महारों ने प्राचीन स्थापित जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। आंदोलन के प्रसार ने महारों के मध्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, शैक्षणिक जागरूकता का प्रसार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म परिवर्तन के समय बहुत बड़ी संख्या में महारों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।